विवेक के हॉस्टल आए 1 महीना हो चुका था, पर अब तक उसका कोई दोस्त नहीं बना था। हॉस्टल के सभी बच्चे खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, पर जब विवेक अपने रूम की तरफ बढ़ता है तो अचानक से सारी लाइट्स बंद हो जाती है और उसे डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। डरावनी आवाज सुनकर विवेक के पसीने छूट जाते हैं। पूरी गैलरी में इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि विवेक एक एक कदम फूंक फूंक के रखता है। तभी उसे एहसास होता है मानो जैसे उसके पैर के नीचे कुछ आ गया हो। विवेक की डर से चीख निकल जाती है और वो अंधेरे में डरते हुए भागने लगता है और भागते भागते जाकर एक दीवार से टकराकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी गैलरी की सारी लाइट्स जल जाती है और कुछ लड़के उसके सामने आ खड़े होते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। देखो दोस्तों, जरा इस डरपोक को, अंधेरे से इतना डरता है कि दीवार से ही टकरा गया। अरे तुम छोटे गांव के लोग भी इतने डरपोक होते हो क्या? गांव में तो लाइट नहीं होती, जंगलों में जाना पड़ता है लोटा लेकर, और तुम इतने अंधेरे से डर गए। इतना बोलकर वो सभी लड़के विवेक के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। बेचारा विवेक डरा सहमा अपने कमरे में जाता है और कुछ देर बाद रात के 2 बजे जब नीरज गहरी नींद में सो रहा होता है तो कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजे की आवाज सुनकर नीरज पवन को उठाता है। अबे यार, क्या घोड़े की तरह सोता रहता है? जा जाकर दरवाजा खोल, दरवाजे पर कोई है। नीरज पवन को बार बार उठाने की कोशिश करता है, पर पवन उठता ही नहीं। इसके बाद नीरज खुद नींद से उठकर दरवाजा खोलता है, पर वो देखता है कि दरवाजे पर कोई नहीं है। अपने सामने किसी को न देखकर वो एक बार फिर सोने के लिए चला जाता है। नीरज की अभी आंख सही से लगी भी नहीं थी कि एक बार फिर उसे एहसास होता है कि मानो जैसे दरवाजे पर कोई है। इस बार नीरज गुस्से में दरवाजा खोलने के लिए उठता है और दरवाजा खोलते ही कहता है, कौन है भाई? सामने आ। अगर मुझे पता चल गया ना तो खैर नहीं है। तू जानता नहीं कि तू किससे पंगा ले रहा है। तभी गैलरी की लाइट अपने आप जलने और बंद होने लगती है। अब नीरज के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसे वही डरावनी आवाज सुनाई देती है जैसी आवाज करके उसने विवेक को डराया था। नीरज को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो जल्दी से दरवाजा बंद करके सोने के लिए चला जाता है। नीरज कंबल ओढ़कर आंखें बंद कर लेता है, पर कोई उसका कंबल उसके ऊपर से खींच लेता है और जब नीरज उठता है तो वो देखता है कि कमरे में कोई नहीं है और पवन भी आराम से सो रहा है। वो एक बार फिर पवन को उठाता है, पर पवन उठता ही नहीं, मानो जैसे पवन मर चुका हो। पवन की नीली पड़ी बॉडी देखकर नीरज का गला सूखने लगता है और वो कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, पर कमरे का दरवाजा नहीं खुलता और अचानक से कमरे की खिड़की अपने आप ही खुल जाती है और खिड़की के बाहर उसे किसी औरत का साया नजर आता है। उसे देख नीरज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कमरे के दरवाजे के पास मुंह छुपाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब नीरज अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को बिस्तर पर पाता है और पवन उससे कहता है, अबे यार, मैंने तुझे कितनी बार बोला है ऐसे सस्ते नशे करके मत सोया कर। पता है सबको लगा तू मर गया। कब से तुझे उठा रहे हैं, उठ क्यों नहीं रहा था? ये बात प्रिंसिपल तक पहुंचने वाली थी तो मैंने संभाल लिया। अबे सुबह कब हुई और मैं बिस्तर पर कैसे? मैं तो रात को दरवाजे के पास था। अरे तू पागल हो गया है क्या? तू घोड़े बेचकर बिस्तर पर ही सो रहा था और सुबह के 11 बज गए हैं। तूने 2 क्लास भी छोड़ दी और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अब तो बेटा सीधा तुझे लंच ही मिलेगा। पवन की बातें सुनकर नीरज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब नीरज पवन को कल रात की सारी घटना बताता है, जिसके बाद पवन नीरज से कहता है, देख यार, 2 ही चीज हो सकती है, या तो तेरे दिमाग का वहम है या तो फिर ये सब कुछ किया कराया उस विवेक का है। हमने भी तो उसे कल इसी तरह से डराया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे बदला ले रहा है? अगर ऐसी बात है तो आज उस विवेक की खैर नहीं। आज मैं उसे इतना डराऊंगा कि उसे अपनी मरी हुई नानी तक याद आ जाएगी। अब क्या था, नीरज पवन के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाता है और रात को एक बार फिर डिनर करने के बाद जब सभी लड़के अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं तो नीरज और पवन विवेक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, विवेक यार, हमें माफ कर दे।
तू छोटे गांव से आया है, गंवार है, इसलिए हम तेरा मजाक बना रहे थे और तुझे डरा रहे थे। अगर हमें पता होता कि तेरी माँ इतनी बीमार है और फिर भी तुझे हॉस्टल भेज रही है तो हम तुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते। क्या मेरी माँ की तबीयत खराब है? पर तुम्हें कैसे पता? विवेक, सच में तुझे कुछ नहीं पता? अरे हॉस्टल के फोन पर तेरी माँ का फोन आया था और चौकीदार अंकल बता रहे थे कि तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो तेरा ही नाम ले रही है और तुझे ही याद कर रही है। मेरी मान तो एक बार तू अपनी माँ से मिलने चला जा, क्योंकि तेरी माँ यहीं अपने हॉस्टल के पास जो शमशान घाट है ना, उसके पीछे वाले अस्पताल में एडमिट है। क्या मेरी माँ यहीं के अस्पताल में एडमिट है और मुझे कुछ नहीं पता? पता होगा भी कैसे? मैं अपनी माँ से बात ही कहाँ करता हूँ। सारी गलती मेरी है। मुझे अपनी नाराजगी इतनी नहीं रखनी चाहिए थी। प्लीज मुझे बताओ वो हॉस्पिटल कहाँ है? मैं अभी जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। बेचारा विवेक इस बात से अनजान था कि ये सारी चाल नीरज और पवन की है। अब नीरज और पवन विवेक को बेवकूफ बनाकर शमशान घाट में ले जाते हैं और उसे वहीं अकेला छोड़कर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और एक बार फिर उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर इस बार उनकी चाल उल्टी पड़ जाती है। विवेक शमशान घाट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है, तो वहीं नीरज और पवन ये सब देखकर मजे ले रहे होते हैं, पर तभी तेज आंधी और तूफान चलने लगती है। अरे यार, ये मौसम अचानक से कैसे खराब हो गया? अब इस डरपोक को हम डराएंगे कैसे? भाई मेरी बात मान, तो अभी घर चलते हैं, इस बेवकूफ को यहीं छोड़ते हैं। वैसे भी ये बहुत डरपोक है, ये चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा और इसे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता। हम दोनों यहाँ से चलते हैं, मौसम बहुत खराब हो रहा है। पर मेरा बदला? अरे भाई तेरा बदला भी ले लेंगे, पर अभी यहाँ से चलते हैं। पवन और नीरज इतना बोलकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी एक बड़ा सा पेड़ टूटकर उन दोनों के सामने गिर जाता है। बाल बाल बचे, मैं कह रहा था तुझे यहाँ से जल्दी चलते हैं, मौसम बिगड़ रहा है। ये तो अच्छा है ये पेड़ हमारे ऊपर नहीं गिरा, अब चलो यहाँ से। इतना बोलकर पवन नीरज का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगता है, पर हवा इतनी तेज चलने लगती है कि पवन और नीरज आगे बढ़ ही नहीं पाते। रात का सन्नाटा और तेज आंधी तूफान के साथ बिजली भी कड़कने लगती है और पल भर में उन दोनों की नजरों के सामने से विवेक गायब हो जाता है और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। बहुत सता लिया तुमने मेरे बेटे को, अब तुम्हारी खैर नहीं। इसी शमशान में मैं तुम्हारी लाश को दफन कर दूंगी। देखा भाई, मैंने कहा था ना उस रात को जो भी कुछ हुआ मेरे साथ, वो मेरे दिमाग का कोई वहम नहीं था। और अब तो ये भी साबित हो चुका है कि इन सब के पीछे उस बेवकूफ विवेक का भी हाथ नहीं है। हमने गलती करी शमशान घाट में आकर। तो वो पागल हो गया है क्या? वो कहना क्या चाहता है कि यहाँ भूत है? अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये इस विवेक का काम है। हमने उसे झूठ कहा कि उसकी माँ बीमार है, उसे ये बात पता चल गई होगी, इसलिए वो अब हमें डराने की कोशिश कर रहा है। पवन ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी पवन को एहसास होता है कि मानो जैसे उसके गालों पर किसी ने जोरदार तमाचा मारा हो। पवन अपने गाल पकड़ लेता है, तो वहीं दूसरी ओर नीरज अपने आप ही हवा में उड़ने लगता है और उल्टा लटक जाता है। कौन है? देखो, तुम जो भी कोई हो, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस इस विवेक के साथ थोड़ा मजा कर रहा था। ये सारा प्लान इस पवन का था। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब से मेरा बेटा इस हॉस्टल में आया है, तब से तुम दोनों ने उसका जीना हराम कर दिया है। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर विवेक की मरी हुई माँ उन दोनों के सामने आ जाती है। विवेक की माँ को देखकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और विवेक की माँ अपनी शक्तियों से पवन को जमीन के अंदर कमर तक गाड़ देती है। अपनी मौत को अपने सामने देखकर नीरज और पवन के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। तभी वहां विवेक आ जाता है और अपनी माँ को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और जाकर अपने माँ के गले लगने लगता है, और वो चाहकर भी अपनी माँ को छू नहीं पाता। माँ, आप मेरे सामने खड़ी हैं, वो भी सही सलामत, फिर मैं आपको छू क्यों नहीं पा रहा? और आपने इन दोनों की ऐसी हालत कैसे कर दी? विवेक बेटा, मैं इन दोनों को आज नहीं छोड़ूंगी। तुझे जो कोई भी परेशान करेगा
वह मौत के घाट उतारा जाएगा। और बेटा तू मुझे चाह कर भी इसलिए नहीं छू पा रहा क्योंकि अब मैं तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। पर एक बात हमेशा याद रखना, मैं मरकर भी अमर हूँ और हमेशा तेरी हिफाजत करती रहूंगी। जब विवेक को ये पता चलता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और उसके सामने जो औरत खड़ी है वो उसकी माँ की आत्मा है, तो विवेक के हलक में उसकी आवाज रुक जाती है और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू के अलावा कुछ नहीं गिरते। और तभी उसके आंखों के सामने कुछ पुरानी धुंधली यादें आ जाती है, जहां वो बड़ी ही बेरुखी के साथ अपना सामान पैक करके घर छोड़कर जा रहा होता है। माँ, अगर आज पापा जिंदा होते तो आज हम शहर में होते। पापा के जाने के बाद तो तुमने मुझे बिल्कुल देहाती बना दिया है। मेरे सारे दोस्त बाहर हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं और शहर में नौकरी करने लगे हैं। एक मैं हूँ जिसकी अब तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई, पर मैंने भी सोच लिया है मैं हॉस्टल जाकर रहूंगा और तुम मुझे अब रोक भी नहीं पाओगी। और मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हुआ। नहीं विवेक बेटा, तुझे हॉस्टल जाना है, तू जा, पर मुझसे बेरुखी से पेश मत आ। मैं तेरी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे शहर नहीं भेज पाई, पर तू वहाँ जाकर अच्छे से रहना और मुझसे बातें करते रहना। विवेक की माँ विवेक की खुशी के लिए उसे हॉस्टल जाने देती है, पर विवेक की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो हॉस्टल जाने के बाद एक बार भी अपनी माँ से बात नहीं करता। और विवेक की माँ उसकी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपने बेटे की याद में दम तोड़ देती है। पर अफसोस इस बात से बेखबर विवेक हॉस्टल में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। माँ, मुझे माफ कर दो। अगर मुझे पता होता कि मेरी नाराजगी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगी तो मैं कभी हॉस्टल नहीं आता। इस हॉस्टल में आने के बाद मुझे आपकी अहमियत का पता चला। मैंने आपसे बात करने की कोशिश की पर आपका फोन ही कभी नहीं लगा। लगता भी कैसे आप इस दुनिया में जो नहीं रही। विवेक, तेरी नाराजगी खत्म हो गई मेरे लिए, यही बहुत है। पर मैं इन लड़कों को आज माफ नहीं करूंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुझे परेशान करने की। जरूर पसंद आई होगी। नहीं माँ, अगर आपके साथ इन्हें भी कुछ मत ऐसे करो। अनकहे किस्से हो ये भी चुके तो किसी के बेटे तो हैं प्लीज हमारे और मैं साथ नहीं शेयर चाहता करें। जैसे हम जरूर दोनों अपने अलग चैनल पर हो उनको गए दिखाएंगे। वैसे ही कोई माँ अपने हमारी बेटे से email अलग ID हो नीचे जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर में दी इन्हें गई कुछ है। हो गया तो तो शायद प्लीज हमारी वीडियो उनकी और माँ चैनल भी को शेयर बेटे एंड की कब्र में सब्सक्राइब मर करें जाए। और बने रहे प्लीज हमारे हमें साथ माफ कर ऐसे दो। ही अनकहे हम किस्से ऐसा फिर कभी और नहीं कहानियां करेंगे सुनने और के लिए। विवेक को अपने छोटे भाई की तरह रखेंगे और हॉस्टल में आए हर नए बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। हमें माफ कर दो और हमें एक मौका दे दो। माँ, इन्हें माफ कर दो और एक मौका दे दो मेरे लिए। विवेक के कहने पर विवेक की माँ उन दोनों लड़कों को माफ कर देती है और वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद विवेक, नीरज और पवन अपने हॉस्टल चले जाते हैं और हॉस्टल जाने के बाद अगले ही दिन पवन किसी पंडित से बात करता है और विवेक की माँ की आत्मा की शांति के लिए वो तीनों मिलकर एक पूजा करते हैं। जिसके बाद विवेक की माँ की आत्मा को शांति मिल जाती है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।